Hello everyone, I hope all you are good at home. Today we are going to start a chapter that is road safety education. ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है. इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बाकी रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेज, मेन नेचुरल रिसोर्सेज. तो रोड सेफ्टी एजुकेशन हम लोग आज पढ़ लेते हैं. इजी सा चैप्टर है. आप लोग 9th में भी इसके बारे में खूब पढ़ा था आपने और 8th में भी पढ़ा था. सभी में आपने इसके बारे में पढ़ा था, रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में. ये जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है इसमें हम वही सब चीज़ें सीखेंगे क्या क्या किस वजह से साइंस रिलेटेड है रोड सेफ्टी से. बाकी आप लोग हर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर को. रोड सेफ्टी एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. फ्रॉम दिस चैप्टर 3 मार्क क्वेश्चन कम. 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से. तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये आता है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ऑल सब्जेक्ट्स दिस क्वेश्चन इज देयर. तो हमारे वाले पार्ट में क्या है कि रोड सेफ्टी कैसे साइंस से रिलेटेड है, कैसे साइंस से रिलेटेड है. साइंस मीन्स द 3 ब्रांचेस, दैट इज वन इज फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायो. इन तीनों पार्ट से रोड सेफ्टी एजुकेशन किस तरह रिलेटेड है और इन तीनों की वजह से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है रोड सेफ्टी का, ये हम लोग सब इसमें पढ़ेंगे. तो रोड सेफ्टी एजुकेशन क्यों इंक्लूड किया गया? व्हाई वाज दिस इंक्लूडेड? टू एजुकेट द चिल्ड्रंस. Educate the children? No. Because children can easily explain their parents that if you will be safe on roads, then we will be also safe. Children आसानी से अपने पेरेंट्स को समझा पाएँ कि आप रोड के जो भी रूल्स है वो फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, ताकि हर एक जो पर्सन है जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर या ऑल ओवर स्टेट जो भी पर्सन्स हैं, आप उनको सिखा सकें कि हाँ, अगर आप रोड सेफ्टी को ध्यान से नहीं रखेंगे तो इसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है. आपको इंजरीज हो सकती हैं, आपको और कोई डिसेबिलिटी हो सकती है. तो चिल्ड्रंस को इसलिए चैप्टर सिखाया जाता है. तो चिल्ड्रंस को एजुकेट करने के लिए नहीं, चिल्ड्रंस तो सिर्फ इसको मार्क्स के लिए पढ़ते हैं. अभी भी गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, जैसे कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको हेलमेट यूज़ करना है, आपको सीट बेल्ट यूज़ करना है. क्यों यूज़ करना है? फॉर आवर सेफ्टी. हमारी सेफ्टी के लिए हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है? यूज़ करना है. ये नहीं कि हम दूसरों की सेफ्टी के लिए यूज़ करें. आवर सेफ्टी इज़ आवर प्राइम थिंग. हमारी सेफ्टी हमारे लिए प्राइम थिंग है. तो सबसे पहले हमें हमारी सेफ्टी के बारे में सोचना है, ना कि दूसरों की सेफ्टी के बारे में. तो इसलिए गवर्नमेंट इस एजुकेशन को बढ़ावा देती है. राजस्थान गवर्नमेंट स्पेशली हमारी बुक्स के अंदर ये है. ना क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हमें ड्राइविंग के टाइम पे ज़रूरत है वो किसकी है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सबसे ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? उसके बीच में कि जैसे हमारी बॉडी है, हमें दिख रहा है कि सामने से कोई व्हीकल बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, हमारी ब्रेन ने उसको सेंस कर लिया, बट हमने उसके अकॉर्डिंग कोई एक्टिविटी नहीं की. या तो हमारी व्हीकल को साइड में नहीं लिया, या फिर हमारी स्पीड को कम नहीं किया, या हमने ब्रेक नहीं लगाया. तो ये सब क्या है, इसका नुकसान हो सकता है. क्या होगा कि हमारे दिमाग ने तो बोल दिया सामने से ट्रक आ रहा है, बट हमने ना तो ब्रेक लगाया, ना हमने साइड में किया हमारे व्हीकल को, तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा. तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी का डिस्टर्ब करता है वो सब्सटेंस होता है अल्कोहल. वो सब्सटेंस कौन सा होता है? अल्कोहल. अल्कोहल के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है OH. वो कौन सा होता है? OH. जैसे हमने पढ़ा था केमिस्ट्री वाले चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड्स में. कार्बन कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था क्या, अगर डबल बॉन्ड आता है तो ईन होता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन होता है. ये हमने पढ़ा था उसके अंदर. और साथ ही साथ में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. इन सब के क्या क्या इफेक्ट होते हैं.
तो OH क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल भी जनरली दो ही चीज़ें मिक्स होती हैं, या तो CH3OH या फिर C2H5OH। CH3OH क्या होता है? मिथेनॉल होता है। ये क्या होता है? मिथेनॉल। और ये क्या होता है? इथेनॉल। ये क्या होता है? इथेनॉल। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन दोनों चीज़ों का रहता है हमारी बॉडी के ऊपर, यानी सबसे ज़्यादा जो वाइन के अंदर या जो भी आपकी जो ड्रिंकिंग्स आती हैं, अल्कोहल आती है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिथेनॉल और इथेनॉल ही रहता है। बट मोर अमाउंट किसका होता है? हमेशा इथेनॉल का। इथेनॉल का जो अमाउंट होता है वही डिसाइड करता है कि कितनी ज़्यादा जो हार्ड होती है, कि ये विस्की हार्ड है या वोदका है या बियर है, जो भी चीज़ है ये इसी के कंटेंट के ऊपर डिफाइन होती है। बट इसकी वजह से क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों ने गाना सुना होगा, इधर चला मैं उधर चला। ऋतिक रोशन का एक गाना था, उसको उस मूवी के अंदर जो हीरो था ऋतिक रोशन, उसको उसके जो दोस्त थे, विलन फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसको ड्रिंक करवा दिया था। तो क्या हुआ? सबसे पहले स्टेप्स, वी डू नॉट हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। हमारी स्टेप इस तरह से चेंज होने लग जाती है, एक स्टेप इधर एक स्टेप इधर, इस तरह से ये होने लग जाता है। ये होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को वीक कर देता है। फिर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को हमारा दिमाग कैलकुलेट नहीं कर पाता। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को हमारा दिमाग कैलकुलेट नहीं कर पाता। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपकी व्हीकल की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, आपको दिखाई दे रहा है कि 10 सेकंड के बाद अगर मैंने स्पीड को कम नहीं किया तो मेरी कार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर आपको कार का एक्सीडेंट रोकना है तो आपको 10 सेकंड के अंदर उस डिस्टेंस को कवर भी करना और साथ में क्या लगाना है? ब्रेक भी अप्लाई करना है। बट अल्कोहल की वजह से ये जो कैलकुलेशन होती है, जो हमारे इंटरसेप्शंस होते हैं ब्रेन के, ये नहीं हो पाते हैं। और जब ये इंटरसेप्शंस नहीं हो पाते तो जो भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्शन सेंस भी नहीं रहता। जनरली जो डायरेक्शन सेंस नहीं होता, दे आर द मेन रीजंस। ये सबसे ज़्यादा रीज़न है रोड एक्सीडेंट के। डायरेक्शन सेंस, जैसे सीधा आपको चलना है बट अचानक से ही जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो जो स्टीयरिंग व्हील था वो उन्होंने बहुत स्पीड से घुमा दिया, तो या तो सामने वाले से एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे वाला उसके अंदर आके घुस जाएगा, दोनों के एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लॉस हो गया अल्कोहल की वजह से। अल्कोहल में सबसे ज़्यादा कौन होता है? इथेनॉल। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल्स को इनको हार्ड कर दिया। क्या बना दिए? कुछ रूल्स बना दिए। और कैसे पता चले कि अल्कोहल किसी पर्सन ने ड्रिंक की है या नहीं की है? तो उसके लिए डिवाइस यूज़ की जाती है, ब्रेथ एनालाइजर। डिवाइस का नाम क्या होता है? ब्रेथ एनालाइजर। ब्रेथ एनालाइजर क्या होता है? जनरली ये जो पुलिस वाले होते हैं या जो भी ट्रैफिक इंचार्जेस वगैरह होते हैं, इनके पास एक मशीन रहती है ब्रेथ एनालाइजर। इसमें क्या करते हैं कि ब्रेथ को इस तरह से वो लोग फेंकते हैं मुंह के अंदर। दे आस्क द पर्सन टू ब्लो द एयर। आप इसके अंदर हवा फेंकिए, तो हवा के साथ क्या होगा? जो भी अल्कोहल कंटेंट बॉडी के अंदर है वो भी बाहर निकलेगा, तो उससे पता चल जाएगा, वो इंडिकेट कर देगा कि कितनी अल्कोहल इनकी बॉडी के अंदर है। ब्रेथ एनालाइजर डिवाइस होती है। तो क्या हुआ? इसके लिए कंट्रोल भी किया गया। 30 मिलीग्राम पर 100 ml इन ब्लड, इतनी अलाउड है। यानी अगर आपने 30 मिलीग्राम अल्कोहल ले रखी है पर 100 ml आपकी बॉडी के अंदर अल्कोहल है, तो तब तक आप ठीक है, आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कुछ ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो बिना अल्कोहल के या बिना ड्रिंक के ड्राइव नहीं कर पाते हैं, because they need a proper concentration and sometimes a little amount increases their concentration also. That's why 30 milligram per 100 ml they require. कितना अल्कोहल चाहिए उन्हें? 30 मिलीग्राम पर 100 ml। कौन सी डिवाइस से मेजर करते हैं? ब्रेथ एनालाइजर से। किससे करते हैं? ब्रेथ एनालाइजर। 30 मिलीग्राम पर 100 ml। ये अमाउंट जरूर ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट? कितना अमाउंट है? 30 मिलीग्राम पर 100 ml। एंड विच डिवाइस? द डिवाइस इज नोन एज ब्रेथ एनालाइजर। क्या बोलते हैं इस डिवाइस को? ब्रेथ एनालाइजर। जो डिवाइस ब्रेथ की एनालाइजिंग करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेथ एनालाइजर। तो ये वो डिवाइस होती है। तो ये सब इसके अंदर होता है। और साथ में क्या होता है?
एक इंडेक्स होता है BAC, इसका भी मेजरमेंट करने के लिए यूजफुल होता है। क्या? ब्रेथ एनालाइजर। तो जितनी ज़्यादा अल्कोहल होगी उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, बट लिटिल अमाउंट वो फिर भी बोलते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना अमाउंट आप लोग पी सकते हैं। तो इसी को रोकने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट। कौन सा एक्ट इस्टेब्लिश किया? मोटर व्हीकल एक्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े हुए जाते हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर फाइन लगता है। पहले 500 रुपये का था, फिर 2000 का हुआ। एट प्रेजेंट जैसे ही नया मोटर व्हीकल लागू हुआ ये 10,000 का हो गया। और साथ ही साथ अगर आप दूसरी बार ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये फाइन इंक्रीज हो जाता है जस्ट डबल, और आपको जेल भी हो सकती है या फिर दोनों हो सकते हैं। ये रूल्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एक्सीडेंट्स को कम से कम किया जा सके। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स की कॉजेज हैं वो कौन से हैं? ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इसी को रोकने के लिए इसके ऊपर जो पेनल्टी है वो इंक्रीज की है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसे कुछ टाइम पहले ही इसमें कुछ चेंजेस के साथ इसको क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी आप लोग भी अगर बाहर निकलते हैं कभी कभी तो जब हेलमेट नहीं होता तो पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं बाई चांस, तो वो फाइन इम्पोज करके ही छोड़ते हैं। और अगर और भी आपने उसके साथ रूल्स को वायलेट किए तो उसके साथ वो फाइन का अमाउंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी के लिए कर रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव किसकी वजह से? अल्कोहल की वजह से। ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी बॉडी का लाइफ प्रोसेस, जो हमारी लाइफ है, जो हमारी जीवन शैली है, उसका ड्राइविंग के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले आईसाइट के बारे में देखते हैं। आईसाइट। नाउ जस्ट टेल मी, if your eyesight is not proper like me, then what will happen? Eyesight। अब क्या हुआ? एक पर्सन था उसको रात को कम दिखाई देता था क्योंकि उसमें क्या थी? डेफिशिएंसी सी कुछ विटामिन्स की, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस थी और रात को उसको कम दिखाई देता था। जनरली हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है आसपास में तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, ये बोर्ड क्या है? अभी वाइट है और साइड से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। अगर ये लाइट ना आए तो जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। आईसाइट, योर आईसाइट शुड बी प्रॉपर। आपकी आईसाइट क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस है। क्या है आपको? नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर रात को आपको कम दिखाई देता है, या फिर रात को आपको कैसे दिखाई देता है? कम दिखाई देता है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जब आप रात के टाइम पे ड्राइविंग करते हैं तो रात के टाइम पे ड्राइविंग कुछ अलग रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? जैसे सबसे पहली थिंग, द लाइट विल कम फ्रॉम द फ्रंट से लाइट आएगी आपके आइस के अंदर। जो दूसरे व्हीकल्स की हेडलाइट से जो बीम निकलती है लाइट की वो आपके आइस के ऊपर आएंगे, और उससे क्या होगा? उससे आपको सामने से कुछ आता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट जब सीधी हमारी आइट्स के अंदर आती है तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, वो लाइट रेस कभी कन्वर्स ही नहीं होती रेटिना के ऊपर, तो लाइट रेस इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर एक और क्या रीज़न है? जैसे आप व्हीकल चला रहे हैं नाइट के टाइम पे, आपकी स्पीड जनरली हमें नाइट के टाइम पे स्पीड को क्या रखना चाहिए? कम रखना चाहिए, ताकि हमारा रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो सके। क्या हो सके? रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो सके। रिएक्शन टाइम का मतलब कि अगर रात को हमें दिखाई भी नहीं दे रहा बट हमारी स्पीड अगर कम है तो क्या होगा कि जैसे ही कोई व्हीकल सामने से आता हुआ दिखाई देगा तो हम धीरे धीरे भी उस पर क्या लगा सकते हैं? हम लोग ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रात के टाइम के लिए भी है कि स्पीड को क्या रखिए? कम रखिए, ताकि आपका रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाए। और हो सके तो इन पर्सन्स को बिल्कुल भी ड्राइविंग करने ना दी जाए। इसीलिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जैसे RTO, रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इशू होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनका ज़रूर लेते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए या बस ड्राइवर्स हो गए, इनका प्रैक्टिकल प्रॉपर एग्जामिनेशंस होता है।
इनकी आईसाइट वीक तो नहीं है, इनको प्रॉपरली ड्राइविंग आती है नहीं आती है। ये लाइसेंस जब भी इशू करते हैं जब वो उनको परफेक्ट मानते हैं। बट जनरली क्या होता है कि ऑल दीज आर हैपन बाय गिविंग सम ब्राइब्स। जैसे हम कुछ ब्राइब्स ऑफर कर देते हैं सामने ऑफिसर को, तो जनरली लाइसेंस को वो इशू कर देता है, जो कि क्या है, गलत है। इट्स अ रॉन्ग मैथड। ये क्या है, गलत तरीका है। इससे क्या होगा कि अगर उन्होंने बिना टेस्ट किए, बिना एग्जामिन किए पर्सन को लाइसेंस इशू करते गए, तो किसी को भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरे को इशू कर दिया उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे को दिखाई नहीं देता, तो मैं क्या करूँगा, मैं रात को ट्रक चला रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं, एक छोटा सा अगर बाइक वाला आके घुस भी गया मेरे अंदर तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी आईसाइट क्या थी, वीक थी। तो इसीलिए वो ट्रक ड्राइवर्स की, तो जनरली ट्रक एंड बस ड्राइवर्स की, तो वो क्या करते हैं, आईसाइट को चेक करते हैं। और क्या क्या होता है, जैसे ट्रक है तो ट्रक के ओवरटेक करते टाइम अगर हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं, अगर हम ओवरटेक कर रहे हैं तो क्या होगा, जो रोड का एरिया होगा वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस टाइम पे हमें प्रॉपर सेफ्टी से उसको ओवरटेक करना चाहिए किसी भी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बड़े व्हीकल्स को ओवरटेक करते टाइम, क्योंकि बड़े व्हीकल्स को जब हम ओवरटेक करते हैं तो हमें सामने से आने वाला ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। अगर सामने से कोई आ रहा है तो वो हमें दिखाई नहीं देता बड़े व्हीकल्स को जब हम ओवरटेक करते हैं। तो बड़े व्हीकल्स को जब ओवरटेक करते हैं तो हमें ज़्यादा क्या रखनी है, सावधानी रखनी। जितनी ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वहाँ पे ओवरटेक करेंगे उतना ही क्या रहेगा, हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये होता है आईसाइट का। ये किसका होता है, आईसाइट का। तो इन दोनों को हम एक बार रीड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखते हैं इसमें अब क्या क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 20 है ये, रोड सेफ्टी एजुकेशन। This chapter explains about the chemistry of alcohol and its harmful effect. Drunken driving is a major cause of road accident. Drunken driving. Alcohol is depressant and that slows down the mental process. Alcohol क्या होता है, depressant होता है जो slow down कर देता है किसको, mental process को. It affects thinking and performance. It affects the brain's ability to control and coordinate the body movements. It impairs the ability to judge speed, distance. अभी बताया मैंने। तो ये सब इसके अंदर है। लाइफ प्रोसेस, आईसाइट, ये भी आप लोग को रीड करनी है। ड्राइव स्लोली एट नाइट, द फोर व्हीकल की जो विंड स्क्रीन होती है, विंड स्क्रीन पता है सबको, विंड स्क्रीन क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। विंड स्क्रीन क्या होनी चाहिए, क्लीन। तो ये सब हमें ध्यान रखना है जब भी हमारे पास क्या ना हो, व्हीकल्स की लिमिट। फॉग अगर है तो जो हेडलाइट है उसके ऊपर येलो पेपर, अगर फॉग ज़्यादा है तो हेडलाइट के ऊपर येलो पेपर लगा लीजिए। येलो पेपर किसका होता है, सेलोफोन का। इससे क्या होता है कि हम फॉग में भी इजीली ड्राइव कर पाते हैं। जो सेलोफोन का पेपर होता है वो फॉग में भी इजीली क्या करता है, ड्राइव करने के लिए सही रहता है। तो उसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। इनके बीच में 2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के, वो करने आपको ही है बट आंसर्स में बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कैन द लेवल ऑफ अल्कोहल इन बॉडी बी रिड्यूस बाय एक्सरसाइज, कॉफी, मेडिसिन एक्सेट्रा। क्या कॉफ़ी का, क्या अल्कोहल का लेवल हमारी बॉडी के अंदर हम एक्सरसाइज, कॉफ़ी वगैरह से रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्टली गेट्स मिक्स इनटू आवर ब्लड। वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से उसका इफेक्ट नहीं होता। डेट रिक्वायर्स टाइम, आफ्टर सम टाइम इट्स इफेक्ट्स रिड्यूसेस। नेक्स्ट पूछा, डज अल्कोहल बिल्ड्स वंस कॉन्फिडेंस इन ड्राइविंग और ओनली गिव्स अ डिसेप्टिव फीलिंग। क्या अल्कोहल कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है ड्राइविंग में, या फिर सिर्फ एक डिसेप्टिव फीलिंग देता है, या सिर्फ एक डिसेप्टिव फीलिंग देता है? कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है क्या अल्कोहल पीने से? नहीं होता, सिर्फ एक डिसेप्टिव फीलिंग होती है। क्यों? कॉन्फिडेंस सिर्फ उस पर्सन को लगेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट अगर हमने उस ड्रिंकन पर्सन को कार चलाने के लिए दे दी तो हमारा एक्सीडेंट पक्का है। तो ड्रंकन ड्राइविंग शुड बी प्रोहिबिटेड and it only gives the deceptive feeling. एक क्वेश्चन, what type of bulb is used in fog lamps? fog lamps के अंदर जो हम बल्ब यूज करते हैं वो फ्लोरोसेंट हो सकता है, फ्लोरोसेंट बल्ब, या फिर टंगस्टन बल्ब हो सकता है। ये दोनों बल्ब हम fog lamps के अंदर यूज कर सकते हैं। How does yellow cellophane paper help to drive on a foggy day? ये जो पेपर है ये कैसे अलाउ करता है एक फॉगी डे में ड्राइव करने के लिए?
जो येलो कलर की लाइट होती है वो कुछ दूर तक जाती है, तो हमारी जो विजिबिलिटी होती है फॉगी डे में वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से हम वहाँ पर इजीली ड्राइव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो अभी हमने देखे।